बच्चों, हम 12वीं क्लास की गणित की पाठ्य पुस्तिका का अध्याय 1 संबंध और फलन पढ़ रहे हैं, जिसमें फलनों का वर्गीकरण हम देख रहे हैं। तो देखिए, फलनों के वर्गीकरण को हम आगे कंटिन्यूस करते हुए स्पष्ट और अस्पष्ट फलनों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं बच्चों। तो स्पष्ट और अस्पष्ट फलन देखिए किसे कहते हैं। देखिए, स्पष्ट फलन जो है बच्चों, y इक्वल टू 2x प्लस 1, ये एक स्पष्ट फलन है। कारण क्या है? देखिए, दो चरों में फलन को हम यहाँ देख रहे हैं, एक x चर है, दूसरा y चर है। तो देखिएगा, y को x के रूप में प्रदर्शित किया गया है, 2x प्लस 1। किसके पदों में y को प्रदर्शित किया गया? x के पदों में। कई बार आप देखेंगे कोई फलन आपको दिखाई देगा y इक्वल टू साइन वाई प्लस 2y स्क्वायर। तो यहाँ पर देखेंगे x जो है y के पदों में प्रदर्शित किया गया है स्पष्टतया। ऐसे फलन स्पष्ट फलन कहलाते हैं। यानी कि एक चर के रूप में दूसरे चर को प्रदर्शित कर दें अगर हम स्पष्ट रूप से, तो ऐसे फलन कहलाते हैं स्पष्ट फलन। तो देखिए, इसको परिभाषित करते हैं स्पष्ट फलन को। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सप्लिसिट फंक्शन और अस्पष्ट को बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है बच्चों। स्पष्ट फलन, यदि फलन के नियम को दो चरों को ऐसे संबंध द्वारा व्यक्त किया गया हो, जो फलन का नियम जो होता है, कोई भी फलन बनता है तो उसका नियम ये नियम कहलाता है। इस नियम में इस प्रकार परिभाषित किया गया हो जिसमें एक चर को दूसरे चर के पदों में व्यक्त करना संभव हो। देखिए, बिल्कुल संभव है। y को x के रूप में प्रदर्शित किया गया संभवतया, और यहाँ पर x को y के रूप में प्रदर्शित, y के पदों में प्रदर्शित कर दिया गया। तो बिल्कुल स्पष्ट रूप से आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे फलन स्पष्ट फलन कहलाते हैं। कौन से फलन कहलाते हैं? स्पष्ट फलन। कुछ उदाहरण मैंने दिए हैं। देखिए, y इक्वल टू 2x प्लस 3, y को x के पदों में प्रदर्शित कर दिया गया, संभव है, इसलिए स्पष्ट फलन है। आगे x को y के पदों में प्रदर्शित किया गया है, ये भी स्पष्ट फलन है। यहाँ पर y को x के रूप में प्रदर्शित किया गया है, x के फलन के रूप में लिखा गया, ये भी स्पष्ट फलन है। तो किस प्रकार के फलन? y इक्वल टू एफ एक्स। इसका मतलब समझिए, y इक्वल टू एफ एक्स, वाई को लिखा गया है किसके फलन के रूप में? x के फलन के रूप में। मतलब कि एफ एक्स का मतलब x के पदों में प्रदर्शित किया गया है। या फिर x को प्रदर्शित कर दिया जावे किसके पदों में? y के पदों में। तो इसको लिखने के तरीके y इक्वल टू एफ एक्स, जनरली x इक्वल टू एफ वाई लिया जाता है। ऐसे फलन स्पष्ट फलन कहलाते हैं बच्चों। अब अस्पष्ट फलन की बात कर ली जाए। जो फलन स्पष्ट नहीं होते, है ना, यानी कि एक चर को दूसरे चर के पदों में लिखना संभव न हो, ऐसे फलन अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, मैं लिखूं कि साइन x इंटू वाई प्लस 3x स्क्वायर वाई प्लस 5 इक्वल टू 0। ऐसा फलन देखिए, अब मैं x और y को अलग अलग नहीं कर पा रहा हूं। एक तरफ x ले जाऊं और y के सारे पदों को दूसरी तरफ ले जाऊं, ऐसा संभव नहीं है। या एक तरफ y को ले जाऊं और बाकी सब पदों को एक तरफ ले जाऊं, संभव नहीं है। अगर लिखना संभव नहीं है तो फिर हम क्या बोल देंगे? इसको अस्पष्ट फलन बोलेंगे। तो फलन का ऐसा नियम जिसके अंतर्गत एक चर को दूसरे चर के पदों में स्पष्ट रूप से प्रदर्शित नहीं किया जा सके, अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। परिभाषा देखिए यहाँ पर, यदि फलन के नियम को दो चरों को ऐसे संबंध के रूप में व्यक्त किया गया हो जिसमें एक चर को दूसरे चर के पदों के रूप में व्यक्त करना असंभव हो। बताइए, असंभव ही तो है। क्या आप y इक्वल टू इस फलन को x के रूप में लिख सकते हैं? यहाँ पर नहीं लिख सकते, और नहीं लिख सकते तो फिर ये स्पष्ट फलन नहीं कहलाएगा, ये अस्पष्ट फलन कहलाएगा बच्चों। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर, देखिए फलन, इसको ये जितना भी फलन बना है बराबर में 0 लिया है और x और y की फॉर्म में चल रहा है, इसलिए इसको लिखने का तरीका होता है f ऑफ x कोमा y, मतलब x और y का मिला जुला रूप। ठीक है। या फिर फाई, फलन का नाम फाई लिख दिया, या फलन का नाम f लिख दिया, क्या फ़र्क पड़ता है? कुछ भी नाम दिया जा सकता है, f1, f2, f3, मर्जी है आपकी। x और y के पदों में व्यक्त होगा बराबर 0।
जनरली इस तरीके के ये फलन दिखाई देते हैं। कुछ उदाहरण दिए हैं मैंने, देखिए x³ + y³ + 3x² y + 10। आप बिल्कुल y को एक तरफ LHS में लेकर बाकी x के पदों में RHS में जाकर इस तरह से स्पष्ट रूप से नहीं प्रदर्शित कर पाएंगे, असंभव है। इसलिए क्या हुआ, अस्पष्ट फलन। नीचे भी देखिए, ये एक दूसरा उदाहरण है, 2x² y + 3xy + y³ + 5 = 0। तो इस तरह के फलन कैसे कहलाते हैं, अस्पष्ट फलन कहलाते हैं। अब नया वर्गीकरण देखिए, कुछ फलन संतत होंगे और कुछ फलन असंतत होंगे। तो संतत और असंतत फलनों के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। देखिएगा आगे, संतत व असंतत फलन, इंग्लिश में बोलते हैं कंटिन्यूस फंक्शन एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन। संतत का मतलब कंटिन्यूस और असंतत का मतलब डिसकंटिन्यूस। जैसा कि नाम से ही प्रतीत हो रहा है, इनके जो आलेख बनेंगे वो सतत रूप से जिसके बनेंगे उसको संतत कह देंगे, और जिसके आलेख टूट जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, वो कैसे कहलाएंगे, असंतत फलन कहलाएंगे। तो यहाँ पर देखिएगा, कोई फलन संतत कहलाता है यदि उसका आलेख सतत हो। सतत मतलब लगातार चलता रहे, निर्बाध चलता रहे, बीच में ब्रेक न हो। ऐसे आलेख जिन फलनों के होते हैं संतत फलन कहलाते हैं। तो कोई फलन संतत कहलाएगा जिसका आलेख सतत हो। एक बात, इसका मतलब क्या हुआ, जब आप आलेख बनाएं तो बिना पेन हटाए सीधा बनता रहे, ये संतत फलन है। आपने देखा है ये फलन 11th क्लास में इसका ग्राफ बनाया, e⁻x का ग्राफ है ना, ये संतत होता है अपने पूरे प्रांत में। अच्छा, कोई फलन संतत अपने प्रांत में ही कहा जाता है, ये भी ध्यान रखना। तो मैं कहूँ ये 0, ये इधर में माइनस अनंत होगा x का मान, इधर क्या होगा अनंत। x क्या होता है, प्रांत। तो x एक्सिस पूरी, देखो इस x पे भी फलन का कुछ न कुछ मान है, पूरी को घेर रहा है, तो इसका प्रांत कितना हो गया, माइनस अनंत से अनंत तक, मतलब कि r। तो ये कहा जाएगा कि r में ये फलन क्या है, संतत है, e⁻x, यानी अपने प्रांत में संततता की बात होती है। यहाँ ये भी ध्यान रखें। तो जिनके आलेख को बनाने में उसके प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु तक कलम उठानी नहीं पड़े। देखिए मैंने इसको बनाया, यहाँ से शुरू किया और ऊपर तक गया, तो कहीं मुझे मार्कर उठाने की ज़रूरत पड़ी क्या बच्चों, नहीं पड़ी। इसका मतलब प्रारंभिक बिंदु से स्टार्ट किया और अंतिम बिंदु तक मैं आलेख को ले गया, लेकिन मुझे ज़रूरत नहीं पड़ी अपना मार्कर उठाने की। इसलिए फलन क्या कहलाएगा बच्चों, संतत फलन कहलाएगा। देखिए sin x का ग्राफ आपने देखा होगा 11th क्लास में, आपने 3rd चैप्टर में। आप देखते हैं उसका ग्राफ इस तरह से जाता है, क्या मार्कर उठाने की जरूरत पड़ती है? और ये लगातार आगे इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा, इधर भी इसी तरह से आगे बढ़ता रहेगा, सो ऑन, माइनस इन्फिनिटी के तरफ भी इसी तरह से जाएगा और प्लस इन्फिनिटी की तरफ भी इसी तरह से जाएगा, लगातार चलता रहेगा, कहीं ब्रेक नहीं होता। इसलिए फलन कैसा है, संतत। f(x) = sin x पूरे प्रांत में यानी कि r में संतत कहलाएगा। ठीक है, अब आगे बात करते हैं और एग्जाम्पल देखते हैं कोई। देखिएगा ये है f(x) = x + 1। ग्राफ बनाना बहुत ही आसान होता है बच्चों, x की वैल्यूज़ पुट कर दीजिए और y की वैल्यूज़ निकाल लीजिए। देखिए जो f जो है ना, मैं यहाँ पर r₂r में परिभाषित कर रहा हूँ, किस में, r₂r में। तो प्रांत जो है ना x, वो इस r में होगा और सह प्रांत ये r कहलाएगा। तो यहाँ क्या होंगे, आपके y होंगे, क्योंकि x के प्रतिबिंब कौन होते हैं, y। तो प्रांत तो हो गया x और सह प्रांत का अवयव कौन हो गया, आपका y। बिल्कुल सिंपल है, आप x = f में आप 1 रखिए या 0 रखिए, तो देखिए आगे नियम से x दोगे तो x + 1 बनाएगा। मैंने आपको काफ़ी बार कहा है, फलन एक ऑपरेटर की तरह काम करता है, उसको प्रांत देते हैं, वो आपका परिसर निकाल देता है। यानी कि ऑपरेटर कौन हुआ, f, उसमें x डाला, वो नीचे से, जैसे मशीन होती है ना बच्चों, बिल्कुल ऑपरेशन जो करती हैं, आप कुछ प्लास्टिक के दाने डालते हैं, नीचे से बाल्टी निकल जा रही है, दैट इज़ फंक्शन। ये फंक्शन है, उसने फंक्शनिंग की और कुछ और बना दिया। आटा पीसने वाली चक्की आप देखते हैं, गेहूं डालते हैं, आटा निकलता है नीचे से, क्या हुआ, फंक्शन ही तो हुआ, फंक्शन होके उसने आटा बना दिया है। गेहूं का आटा, बाजरा डालोगे, बाजरे का आटा। इस तरह से कहने का मतलब फंक्शन लाइक ए ऑपरेटर होता है, वो अपने प्रांत को लेता है
और फिर निकाल देता है परिसर, मतलब उसको बदल कर निकाल देता है। कभी कई फंक्शन ऐसे होते हैं जो अपने आप जो बदल नहीं पाते हैं अपने प्रांत को, जैसे कि आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन आपने देखा होगा 11th क्लास में पढ़ा था, f(x = x). ये आपका क्या है, तत्समक फलन। ये क्या करता है, इसको 2 दोगे 2 ही निकाल देगा, 3 डालोगे 3 निकाल देगा, x डालोगे x निकाल देगा, y डालोगे y निकाल देगा, z डालोगे z निकाल देगा। कहने का मतलब क्या हुआ, बदलने की शक्ति नहीं है, बदलने की शक्ति नहीं है। इसलिए फलन क्या कहलाता है, आइडेंटिटी फंक्शन। जो देते हो वही वापस कर देता है। तो यहां पर देखिए, आप f को 0 दे रहे हो, फंक्शन का नियम क्या कहता है कि आप x दोगे तो उसमें 1 ऐड कर देगा, वो उसको 1 बढ़ा देगा, तो 0 को भी 1 बढ़ा देगा, कितना हो जाएगा बच्चों, सामने 1 ही आ जाएगा। तो 0 पे पॉइंट क्या आया, 1, ये वाला पॉइंट आया बच्चों का, ठीक है। -1 दोगे f को, -1, तो x की जगह -1 जाएगा, +1 = 0। तो देखिए -1, 0 ये पॉइंट आया आपका, 2 पॉइंट मिल गए, क्योंकि रेखिक फलन है, बिंदु से लाइन खींच देंगे, ये लाइन अनंत तक इधर में आगे तक जाएगी और अनंत तक उधर आगे में जाएगी बच्चों, ठीक है। तो ये इस तरह से फलन चलेगा। तो बताइए बच्चों, क्या ये संतत फलन है? बिल्कुल संतत है। आप इस पॉइंट से यहाँ से मार्कर उठाएंगे, सीधी स्केल से लाइन खींच देंगे इन 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली। तो बताओ, कहीं मार्कर उठाने की ज़रूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। इसलिए कैसा फलन कहलाएगा, संतत। और संतत कहाँ है, अपने प्रांत में बात होगी। प्रांत कितना है, आप देखिए, x कुछ भी डाल सकते हैं, -∞ से ∞ तक इसका प्रांत है, मतलब कि r। तो आप कहेंगे दिया गया फलन f(x) जो है प्रांत, अपने प्रांत r में संतत है। और आप रियल वैल्यूड वास्तविक मान फलन पढ़ रहे हैं, तो आप ये भी कह सकते हैं कि सर्वत्र संतत है। वास्तविक संख्याओं के लिए संतत है, मतलब सर्वत्र संतत है। तो इस तरह से आप संततता को डिफाइन कर सकते हैं। अब बात होगी कि असंतत फलन कौन से कहलाते हैं। असंतत फलन का भी पता होना चाहिए, जो कम से कम एक बिंदु पर, अपने प्रांत के कम से कम एक बिंदु पर टूट जाएं, मतलब ब्रेक हो जाएं। यानी कि आपको जब भी फलन का ग्राफ बनाओगे, अगर कहीं टूटता है तो पेंसिल उठानी पड़ेगी, आपको अपनी कलम उठानी पड़ेगी बच्चों। और कलम उठाने का मतलब ही ये हुआ कि ग्राफ टूट गया है। ऐसे फलन क्या कहलाते हैं बच्चों, असंतत फलन। आगे देखिएगा क्या कहा गया है, असंतत फलन किसे कहेंगे। एक फलन असंतत फलन कहलाता है यदि उसका आलेख कम से कम एक बिंदु पर टूट जाता है। एक बिंदु पर क्या हो जाता है बच्चों, टूट जाता है। कम से कम एक बिंदु पे टूटना चाहिए, किसके, अब जिस प्रांत में वो परिभाषित है उस प्रांत के। तो देखिए, मैं एक फलन यहाँ पर ये परिभाषित कर रहा हूँ। फलन कहाँ से कहाँ परिभाषित करूँगा, देखिए इसका प्रांत क्या लूँगा, r0। क्या लूँगा बच्चों, r0। r0 से सह प्रांत क्या लूँगा, r। बच्चे सोच रहे होंगे पिछले एग्जाम्पल में तो सर ने r लिया था, अब r0 क्यों लिया। बच्चों x0 = 0 आपके सामने है। अगर x = 0 होगा तो फिर उसका प्रतिबिंब नहीं मिलेगा। क्यों, प्रतिबिंब क्या आएगा, अनंत बन जाएगा, अपरिभाषित मान आ जाएगा। आप खुद ही सोचिए, 1/x अगर मैं r ले लेता, ये देखो r, और ये सह प्रांत भी r ले लेता, तो दिक्कत कहाँ आती है वो जरा देखिएगा, महसूस करिएगा। यहाँ r में 0 होगा और ऊपर 1, 2, 3 ये पॉजिटिव नंबर्स, -1, -2 और भी पॉइंटों के नंबर भी होंगे, भिन्नात्मक नंबर भी होंगे, वो सब शो नहीं कर पा रहा हूँ मैं, कुछ ही बातें कर लेता हूँ। यहाँ पर भी 0 होगा बच्चों, और फिर यहाँ पर 1, 2, 3 और ऊपर तक होगा -1, -2, -3, इस तरह से होगा। अब फलन का मान निकालते हैं। प्रांत मतलब ये x और ये आपका y, यहाँ से यहाँ ये फलन परिभाषित किया गया है। समझिए बात को, मैंने f में डाला कितना, प्रांत 0। अगर मैं 0 डालता हूँ तो x, फलन का नियम क्या कहता है, फलन को x दोगे तो रेसिप्रोकल कर देगा उसको। क्या कर देगा, रेसि। ये कौन सा फलन है बच्चों, क्लासिफिकेशन पढ़कर आए हो, ये परिमेय फलन है।
कारण क्या है? ऊपर 1 है जो अचर बहुपद है, नीचे x है जो 1 घात का बहुपद है, और बहुपद बटा बहुपद, बहुपदों के अनुपात का फलन क्या कहलाता है? आपका परिमेय फलन। और परिमेय फलन में भी कौन सा फलन है? उचित परिमेय फलन है, क्योंकि ऊपर जो बहुपद है वो अचर बहुपद है तो 0 घात का हो गया, और नीचे जो बहुपद है वो 1 घात का हो गया, तो हर वाले बहुपद की घात ज़्यादा हो गई, इसलिए उचित परिमेय फलन। तो फलनों के बारे में जब आपके सामने कोई फलन आता है तो अगर आपने फलनों का वर्गीकरण पढ़ रखा है तो आप फलन के बारे में बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो आपको ये चीज़ें जो पीछे की पढ़ी हुई हैं उन वीडियोस को बच्चों को देखना है और समझना है कि आपको जो फलन दिया जा रहा है वो किस टाइप का है। इससे आपकी समझ बढ़ेगी, फलनों के प्रति समझ बढ़ेगी, और मैथमेटिक्स का जो बेसिक है वो फलन है, आप जानते हैं। तो इसके व्यवहार को समझना बहुत ज़रूरी है बच्चों, तभी आप आगे अच्छे से काम कर पाएंगे इस क्षेत्र में। आप देखिएगा, मैंने कहा ये परिमेय फलन है और r नोट से r में है। मैं 0 पर फलन का मान प्राप्त करना चाहता हूँ। मैंने प्रांत का अवयव 0 x = 0 ले लिया। 0 ले लिया तो आगे कितना हो जाएगा? 1/0। और ये तो अपरिभाषित है। अपरिभाषित है कि नहीं है? बिल्कुल है, ये अपरिभाषित है आपके सामने। तो अपरिभाषित है तो बताइए, मतलब कि अनंत बोलते हैं ना बच्चे इसको, अनंत भी तो अपरिभाषित होता है। क्या r में अनंत होता है बच्चों? नहीं। देखिए r को कैसे लिखा जाता है? माइनस अनंत से अनंत के मध्य की वास्तविक संख्याएं। ये ओपन ब्रैकेट लगता है, इसका मतलब अंत बिंदु शामिल नहीं हुए, इसका मतलब r में अनंत भी नहीं होता है और माइनस अनंत भी नहीं होता है। माइनस अनंत और अनंत के मध्य की संख्याओं को, वास्तविक संख्याओं को r बोला जाता है। तो बताइए, ये तो किसी से जुड़ नहीं पाएगा यहाँ पर। और आपकी फलन की डेफिनेशन क्या है, परिभाषा क्या है? कि प्रांत के प्रत्येक बिंदु का जो आपका प्रतिबिंब है वो अद्वितीय होना चाहिए। यानी कि प्रत्येक बिंदु को संबंध बनाना आवश्यक होता है बेटा। तो अगर प्रत्येक बिंदु को संबंध बनाना है तो 0 को भी बनाना था, लेकिन 0 तो अनंत से बनाएगा और अनंत इसके अंदर है नहीं, तो 0 का प्रतिबिंब कहाँ प्राप्त हो पाएगा? नहीं प्राप्त हो पाएगा, तो ये फलन ही नहीं रहेगा। अगर मैं इसको r नोट कर देता हूँ तो यहाँ से 0 हट जाएगा, यहाँ 0 नहीं रहेगा, और यहाँ जब 0 नहीं रहेगा बच्चे तो प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब मिलेगा और ये एक फलन की भांति व्यवहार करेगा। इसको हम एक फलन बोल सकते हैं। तो आपने समझा इसको r नोट क्यों लिया जाता है, इसके बारे में बच्चों को ज्ञान हो गया होगा। अब देखिए आगे बात करते हैं। तो f1 की वैल्यू कितनी आएगी? f1 दोगे तो 1/1 कितना? 1। तो 1 का प्रतिबिंब कौन हो गया? 1 ही हो गया। 2 का प्रतिबिंब कौन बनेगा? 2 का प्रतिबिंब देखो यहाँ पे f में 2 दिया आपने, तो 1/2 बराबर कितना आ गया? 1/2 आपका आ गया। तो 2 का प्रतिबिंब कौन बना? 1/2। x की जगह 2 रखा तो 1/2 हो जाना चाहिए। तो 2 का प्रतिबिंब 1/2, 3 का प्रतिबिंब 1/3। इस तरह का व्यवहार इस फलन का है। तो बच्चों आप देखेंगे 0 जो है उस पर फलन अनंत पर जा रहा था, अनंत पर जा रहा था। ये 0 की नेगेटिव साइड में माइनस अनंत की तरफ और पॉजिटिव साइड में प्लस अनंत की तरफ जा रहा है। 0 पर फलन को जब मैं इसको बनाऊंगा, इसके आलेख को ऐसे बनाऊंगा, तो 0 पे मार्कर उठा के नहीं हुआ, फिर मैं ऊपर से लेके आया फलन को, तो मेरी कलम को मुझे उठाना पड़ा। क्यों? फलन टूट गया। कहाँ टूटा? x = 0 पे टूटा। तो आप लिखेंगे कि x = 0 पर संतत नहीं है, x = 0 पर संतत नहीं है। बच्चों एक बात और, मैं यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन रखना चाहता हूँ, क्या ये फलन अपने प्रांत में संतत है? बच्चे कहेंगे हाँ सर, ये अपने प्रांत में संतत है, क्योंकि असंतत कहाँ है? x = 0 पर। संतत नहीं है किस पर? x = 0 पर। और प्रांत में तो 0 है ही नहीं, इसीलिए तो ये बात आपको समझाई गई थी। इसके प्रांत में 0 लिया ही नहीं जा सकता, अपरिभाषित होता है फलन। तो अपने प्रांत में तो संतत हो गया ना, क्योंकि असांतत्य का बिंदु जो हुआ वो उसके प्रांत में r नोट का मतलब, r नोट का सही मतलब होता है r नोट = क्या हो जाएगा? r में से माइनस कर दिया किसको? 0 को। दूसरा तरीका लिखने का देखिए,
आर प्लस यूनियन आर माइनस, यानी कि धनात्मक वास्तविक संख्याओं का यूनियन ऋणात्मक वास्तविक संख्याओं को ले लो तो ये किसके बराबर आ जाता है, आर नोट के बराबर आ जाता है। ठीक है, इन दोनों का मतलब या तो जीरो निकाल दो समुच्चय के रूप में, आर एक समुच्चय है, समुच्चय में से डायरेक्ट जीरो नहीं निकाला जा सकता, समुच्चय के माध्यम से निकाला जाएगा। ये आपने 11th क्लास में सारी बातें सीखी होंगी। तो आर नोट का मतलब आपके सामने है आर प्लस यूनियन आर माइनस। आर प्लस का मतलब होता है धनात्मक वास्तविक संख्याएं। अब बच्चे कह रहे होंगे कि सर जीरो धनात्मक होता है या ऋणात्मक? बिल्कुल उदासीन होता है, न धनात्मक में काउंट होगा न ऋणात्मक में काउंट होगा। तो आर प्लस का मतलब क्या होता है बच्चे, ये जानना चाहें तो आर प्लस का मतलब होता है बच्चों, आर प्लस इक्वल टू जीरो से अनंत के मध्य की वास्तविक संख्याएं। तो बच्चे कहें आर माइनस का क्या मतलब होना चाहिए, माइनस अनंत से जीरो के मध्य की वास्तविक संख्याएं, ओपन ब्रैकेट अंत्य बिंदुओं को शामिल नहीं करता। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे बच्चों, यहां पर यही बताना चाहता था कि फलन असंतत कहां होगा, जहां कलम उठानी पड़े, जहां वो फलन का ग्राफ जो होता है वो टूट जाता है, आलेख टूट जाता है, वहां पर असंतत हो जाता है। आगे देखिए एक उदाहरण और लेते हैं। चिन्ह फलन का नाम सुना होगा आपने, सिग्नम फंक्शन। सिग्नम फंक्शन को मोड एक्स अपॉन एक्स से डिफाइन किया जाता है। मोड एक्स की दो वैल्यू होती हैं, एक तो पॉजिटिव एक्स और एक नेगेटिव एक्स। ठीक है, अब इसको ओपन करते हैं तो x ग्रेटर देन 0 पे 1 आता है, x लेस देन 0 पे क्या आता है, -1, और x बराबर 0 पे फलन का मान कितना रहता है, 0। ठीक है, इस तरह से चिन्ह फलन को परिभाषित किया जाता है बच्चों। तो यहाँ पर देखिएगा 0 पे फलन 0 पे रहा, यहाँ पर ये यहाँ पर रहेगा, और -1 पर यहाँ नहीं, 0 से आगे का कोई x लोगे तो फलन कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा। 11th क्लास के सेकंड चैप्टर में ये सारे ग्राफ आपके पास थे और आपने समझे हुए हैं। नेगेटिव x जो होते हैं उनके लिए फलन के मान क्या, -1 प्राप्त होंगे, तो ये आगे तक प्राप्त होगा। तो मैं ग्राफ बनाना चाहूँगा तो ऐसे बनाऊँगा यहाँ तक, और जैसे ही 0 आएगा मैं यहाँ जाऊँगा, और जैसे ही पॉजिटिव संख्या आएंगी मैं आगे पहुँच जाऊँगा। तो मेरी कलम उठी कहाँ पर, x बराबर 0 पर। तो बच्चे बोलेंगे सर ये जो फलन है x बराबर 0 पर संतत नहीं है। संतत नहीं है तो क्या है, असंतत है। ठीक है, तो सातत्य और असंतत्य को समझ गए होंगे। अब अपन पढ़ते हैं वर्धमान फलन किसे कहते हैं और हासमान फलन किसे कहते हैं, इस क्लासिफिकेशन के बारे में जानकारी हासिल करते हैं। वर्धमान फलन, वर्धमान फलन वे फलन होते हैं बच्चों जिनके ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, लाइक दिस। अगर किसी फलन का ग्राफ इस तरह से ऊपर बढ़ रहा है तो वह फलन वर्धमान होता है, या फिर एकदिष्ट वर्धमान। आप वर्धमान बोले या एकदिष्ट वर्धमान बोले, एक ही बात होती है बच्चों। अब बात करते हैं कि ये फलन के ग्राफ जब ऊपर की तरफ बढ़ रहे हैं तो क्यों बढ़ रहे हैं, कारण क्या है। देखिए यहाँ पर x बराबर 0 होगा बच्चों, यहाँ पर x बराबर 1 होगा, फिर आगे लोगे तो यहाँ पर x बराबर 2 होगा, फिर आगे जाओगे x बराबर 3 आएगा। तो x के मान बाईं तरफ से दाईं तरफ जाने पर बढ़ते हैं। यहाँ पर पीछे में -1, ये -2, ये -3, ऐसा ही होगा। तो देखिए जैसे जैसे आगे -3 से बड़ा कौन -2 से बड़ा कौन -1, -1 से बड़ा कौन 0। तो आप लेफ्ट साइड से राइट साइड की तरफ जब x एक्सिस पे बढ़ते हैं तो आपके x के मान भी बढ़ते हैं। y के मान यहाँ पर देखिए ये y एक्सिस है, तो ऊपर जाओगे 1, फिर 2, फिर 3, ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, और नीचे की तरफ देखो यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, यहाँ नीचे जाओगे तो आपका आ जाएगा -3। नीचे की तरफ जाने पर बच्चों घटते हैं, नीचे जाने पर y के मान घटते हैं। अब जब x के मानों में बढ़ोतरी हो और उसके साथ साथ y के मान भी बढ़ने लगे तो फलन को वर्धमान होना होता है। देखिए x 1 था तो 1 पर कितना मान था, ये यहाँ पर कुछ था। फिर अगर x 2 आ गया तो y का मान ऊपर और बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। देखो ग्राफ कहाँ जा रहा है, ऊपर की तरफ चला गया, ये यहाँ पहुँच गया। 1 पर ग्राफ यहाँ था, 3 पर और ऊपर चला गया बच्चों ग्राफ।
तो इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे x बढ़ रहा था y के मान भी बढ़ रहे थे कि नहीं। तो सीधी सी बात है, x के मानों के साथ अगर y के मान भी बढ़ने लगे तो ऐसा फलन वर्धमान होता है। अब इसको थोड़ा सैद्धांतिक रूप से परिभाषित करें तो इसी बात को मैं दूसरे तरीके से लिख देता हूँ। देखिए, मैं इसको बोलूँ x1 और मैं इसको बोलूँ x2। प्रांत के दो बिंदु हो गए x1 और x2। अब x1 का प्रतिबिंब कौन है, ये रहा, और x2 का प्रतिबिंब कौन है, ये रहा। ये देखो x1 और ये x2, तो fx1 बोला जाएगा कि नहीं x1 के प्रतिबिंब को, और x2 के प्रतिबिंब को क्या बोला जाएगा। फंक्शन में जैसे ही x2 डालोगे उस y निकल जाएगा, मतलब उसका प्रतिबिंब निकल जाएगा। तो ये fx1, x1 यहाँ है तो fx1 y एक्स पे, x2 x एक्स पे है तो fx2 y एक्स पे, क्योंकि आप ही तो कहते हैं कि y बराबर fx होता है। तो यानी कि fx का मतलब क्या होता है, x का प्रतिबिंब, और x के प्रतिबिंब को बोला क्या जाता है, y बोला जाता है। ये सह प्रांत की वैल्यूज हैं, ठीक है। तो सह प्रांत की वैल्यूज y एक्सिस पे होती हैं। x1 डाला fx1, उसको y भी बोल देते हैं, लेकिन वो x1 का प्रतिबिंब होता है। fx2 का मतलब क्या हुआ, फलन को x2 देने पे जो निकला वो मतलब x2 पर क्या मान प्राप्त हुआ, तो x2 का प्रतिबिंब कहा जाता है बच्चों। तो यहां पर देखेंगे, मैं परिभाषा करूं कि x1 से x2, x1 से बड़ा हो x2, तो इंप्लाइज हो जाए कि प्रतिबिंब भी बड़ा हो जाए x2 का x1 से, यानी कि fx1 x1 का प्रतिबिंब से बड़ा क्या हो जाए, fx2। तो ये फलन वर्धमान कहलाता है। वर्धमान में भी ये निरंतर वर्धमान कहलाता है। अगर यहाँ पर मैं साइन लगा दूं तो ये वर्धमान, एक दिष्ट वर्धमान कहलाएगा। ये बराबर का मतलब क्या है, जरा इसका मतलब भी समझाते हैं आपको। देखिए, बराबर का मतलब ये है कि फलन जब ऊपर बढ़े तो कभी कभी x अक्ष के समांतर भी आ सकता है। ये भी वर्धमान फलन ही है बच्चों। देखिए बनने का तरीका, यहाँ पर जो x1 होगा और यहाँ पर जो x2 होगा, ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, जरा सोचिए, ये क्या हो जाएगा fx1 और ये क्या हो जाएगा fx1 बराबर क्या हो जाएगा बच्चों का fx2। यानी कि x1 का प्रतिबिंब इन दो x1 x2 के लिए इनके प्रतिबिंब समान हैं। तो जब समान प्रतिबिंब आते हैं तो फलन x अक्ष के समांतर होने की कोशिश करता है और फिर बढ़ने लग जाता है। तो दोनों ही चीज़ें जिसके अंदर आ जाएं उसको बोलते हैं वर्धमान या एक दिष्ट वर्धमान। और निरंतर वर्धमान ये आपके सामने है, यहाँ पर ये बराबर वाला साइन नहीं आएगा। ये आगे व्याख्या करेंगे वर्धमान की, हासमान की, तब आपको बेहतर तरीके से और समझा देंगे। अभी आप ये डेफिनेशन देखिए, x1 से बड़ा हो x2, तो x1 के प्रतिबिंब से x2 का प्रतिबिंब बड़ा या बराबर हो जाए तो फलन को क्या बोलते हैं, वर्धमान या एक दिष्ट वर्धमान। एक दिष्ट का मतलब होता है मोनोटोनिक इंक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग मतलब वर्धमान, ओके। और अगर x1 x2 से बड़ा हो तो इसी बात को दूसरे तरीके से लिख दिया कि x1 बड़ा हो तो x1 का प्रतिबिंब भी बड़ा होना चाहिए। ये भी वही बात आ गई। देखो, x1 बड़ा हो जाए तो x1 आगे चला जाएगा, x2 पीछे चला जाएगा, तो x1 का प्रतिबिंब भी बच्चों बड़ा हो जाएगा। दोनों बातें एक ही बात कहना चाहती हैं, ठीक है। तो इस तरह से हमने कहा कि एक दिष्ट वर्धमान फलन का आलेख बाएं से दाएं देखने पर ऊपर चढ़ता हुआ प्रतीत होता है। आपको सिर्फ अभी इतना ही समझना है। ये देखिए ऊपर चढ़ रहा है, अगर कोई फलन का ग्राफ चाहे ये ऐसे भी ऊपर चढ़ता है तो वो वर्धमान फलन होगा। इसके कुछ उदाहरण मैं आपको देता हूँ, आलेख दिखाता हूँ। देखिए, एक फलन लिया e की पावर x, fx इक्वल टू e की पावर x। 11th में जब आपने लघुगणक पढ़े थे तो इसका ग्राफ भी देखा था। वहाँ पर चर घातांकी फलन है, आपने क्लासिफिकेशन पढ़े हैं। e के ऊपर घात x है, x एक चर राशि है, इसलिए इसको चर घातांकी फलन कहते हैं। इंग्लिश में एक्सपोनेंशियल फंक्शन कहते हैं। देखिए, फलन का ग्राफ दाएं से बाएं जाने पर ऊपर की तरफ चढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, इसलिए ये क्या है, ये वर्धमान फलन है। ये देखिए मैंने ये समझाया है, x1 लिया, x2 लिया, x1 का प्रतिबिंब कहाँ मिलेगा, ऊपर जाके ये मिलेगा, ये रहा, और x2 का प्रतिबिंब y एक्स पे मिलेगा, ये मिल गया। तो देखिए x1 से बड़ा है x2,
तो ये बात इंप्लाइज करता है कि x1 के प्रतिबिंब से भी बड़ा होगा x2 का प्रतिबिंब, यानी कि fx1 से बड़ा या बराबर होना चाहिए किसका, x2 का प्रतिबिंब। तब फलन की डेफिनेशन कहती है कि ऐसा फलन वर्धमान है। या फिर ऐसे कहें, x के मान बढ़ने के साथ साथ y के मानों में भी बढ़ोतरी हो तो फलन को क्या बोलते हैं, वर्धमान फलन बोलते हैं बच्चों। फिर आगे चलते हैं, देखिएगा एक और एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले रहा हूँ। fx इक्वल टू एक्स लिख सकते हो, y इक्वल टू एक्स, r टू r में डिफाइन किया है। प्रांत क्या है, ये प्रांत कहलाता है, प्रांत आप जानते हैं, इसको सहप्रांत बोलते हैं। ये सारी चीज़ें 11th क्लास में पढ़ी हुई हैं, आपको ये दोहरा पीछे के वीडियो देखिएगा और अच्छे से समझाया गया होगा आपको, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, ये x1 है आपका, ये x2 है। x1 से बड़ा है x2 क्योंकि राइट साइड में है, x अक्ष पे राइट साइड में जाने पर मान बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि x1 के प्रतिबिंब की वैल्यू यहाँ है और x2 के प्रतिबिंब की वैल्यू यहाँ है। कौन बड़ा हुआ बच्चों, ये बड़ा हुआ इससे, ऊपर है इसलिए। तो आपने देखा जब x1 से बड़ा x2 है तो x1 के प्रतिबिंब से बड़ा x2 का प्रतिबिंब है, तो ये किसकी कंडीशन है, ये वर्धमान फलन की कंडीशन है। तो सैद्धांतिक रूप से आप बात कहें, उसको ग्राफिकल रूप से समझें, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो वर्धमान फलन के बारे में बच्चे बहुत सारी बातें सीख चुके हैं। अब हासमान फलन, हासमान मतलब डिक्रीजिंग फंक्शन, हासमान बोल दो या एक दिष्ट हासमान बोल दो, एक ही बात है। देखिएगा, हासमान फलन क्या बोलते हैं, हासमान या एक दिष्ट हासमान। एक दिष्ट हासमान मतलब डिक्रीजिंग, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग। मोनोटोनिक डिक्रीजिंग का मतलब होता है फलन नीचे गिरता रहे, ऐसे ऐसे, यानी कि कभी कभी एक्स अक्ष के समांतर भी हो जाए, नीचे गिरता गिरता ये इस तरह से गिरे, या फिर निरंतर गिरे तो उसको निरंतर हासमान कह देते हैं। एक्स अक्ष के समांतर कहीं नहीं आए कोई दो बिंदुओं के बीच में, तो फिर हम उसको निरंतर हासमान कहते हैं, ठीक है। अब हासमान फलन की डेफिनेशन क्या, उल्टी हो जाएगी। x के मान बढ़े तो y के मान गिरने लग जाएं, ऐसा फलन हासमान फलन कहलाता है। या फिर सैद्धांतिक रूप से मैंने यहाँ पर डिफाइन किया है, x के दो मान, x मतलब प्रांत, प्रांत के दो मान x1 और x2 के लिए यहाँ पर डिफाइन किया है। क्या डिफाइन किया है, x1 से बड़ा हो x2 और x1 का प्रतिबिंब बड़ा या बराबर हो जाए x2 के प्रतिबिंब से, थोड़ा सा उल्टा हो जाए, यानी कि x बढ़ने पर y गिरने लग जाए, इसका मतलब सीधा सा ये है। या फिर आप इस तरीके से भी कह सकते हैं। तो ये किसको दिखाता है बच्चों, ये हासमान फलन को दिखाता है। देखिए थोड़ा और अच्छे से समझते हैं किस प्रकार का फलन होता होगा। देखिए यहां पर बनाते हैं, ये x एक्सिस आपकी, ये आपकी y एक्सिस। अब कोई फलन इस तरह से मान लो नीचे आ रहा है, ठीक है, गिर रहा है, तो आपने जैसे आलेख के बारे में कहा, नीचे की तरफ गिरता हुआ दिखाई दे बाएं से दाएं जाने पर। देखिए बाएं पे ऊपर है, फिर दाएं बढ़ते रहते हो तो नीचे गिर रहा है, बाएं से दाएं देखने पर उतरता हुआ गिरता हुआ दिखाई दे तो हासमान फलन होता है, देखने से पहचान में आता है। अब बात इस डेफिनेशन की कर लेते हैं जरा। मैंने यहाँ पे कहा ये x1 है और ये क्या है, x2 है, तो x1 का प्रतिबिंब यहाँ मिलेगा, तो यानी कि ये fx1 हो जाएगा बच्चों, और बच्चों x2 का प्रतिबिंब बच्चों को यहाँ मिलेगा, ये fx2 हो जाएगा। बताइए बच्चों, राइट साइड में जाने पर बड़ा कौन है, मैं कह सकता हूँ x1 से बड़ा x2 है, और ये इंप्लाइज क्या कर रहा है, ये देखिएगा, बोलिए x1 से ज़्यादा बड़ा कौन है, x2, तो x1 से बड़ा है x2, परंतु x1 का प्रतिबिंब ऊपर है और x2 का प्रतिबिंब नीचे है, तो आपने क्या कहा, fx1 का जो प्रतिबिंब है वो बड़ा या बराबर है किससे, fx2 से। तो ये डेफिनेशन फुलफिल हो गई। इसका मतलब ये हुआ अगर ऐसा होगा तो फलन को नीचे गिरना ही होगा, और नीचे गिरेगा तो उसको क्या बोल देंगे, हम हासमान बोल देंगे। और देखिए आगे, अच्छा हासमान कहाँ बोला जाता है, प्रांत में बात होगी। संततता की बात कहाँ होती थी, फलन के प्रांत में,
कोई भी फलन का जो प्रांत होगा उसमें हासमान या वर्धमान की भी बात होती है। ये दोबारा आएगा अपने आगे छठे चैप्टर में, जब हम इसको और अच्छे तरीके से समझ पाएंगे बच्चों। अभी सिर्फ आलेख के बारे में समझिए कि नीचे गिरता हुआ फलन हासमान होता है और ऊपर चढ़ता हुआ वर्धमान कहलाता है। कुछ उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। देखिए, एक फलन है f(x) = e⁻⁻x। जैसा कि आपने देखते ही पहचान लिया होगा, चरघातांक की फलन है। इंग्लिश में बोलते हैं एक्सपोनेंशियल फंक्शन। घात में चर राशि आ जाए तो चरघातांक की फलन। बहुत ही सिंपल है, पीछे की चीज़ें धीरे धीरे याद करते रहिए साथ के साथ। मैंने कहा एक फलन है और r से r में परिभाषित किया गया है। फलन का ग्राफ कुछ इस तरह से आता है बच्चों, ठीक है, नीचे गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर आपकी कंडीशन फुलफिल होगी, x1 और x2। x1 से बड़ा है x2 क्योंकि राइट साइड में गए x एक्स पे, तो बच्चे बोलेंगे सर x1 से बड़ा है x2, इंप्लाइज दैट x1 का प्रतिबिंब कहाँ है, ये रहा fx1, y एक्सिस पे होगा। x2 का प्रतिबिंब कहाँ है, ये रहा fx2, कौन सी x पे होगा, y एक्सिस पे होगा। कौन बड़ा है बच्चों, fx1, fx2 नहीं है, बड़ा कौन है, f। तो x1 का प्रतिबिंब, जबकि बड़ा x2 था लेकिन प्रतिबिंब x1 का बड़ा हो गया, आप कहेंगे fx1 से बड़ा या बराबर क्या हो जाए, fx2। तो कहा जाता है एक दिष्ट हासमान फलन की कंडीशन। इसी बात को मैंने दूसरे तरीके से दूसरी कंडीशन भी लिखी है, वो भी इसी तरह से काम करेगी, आप समझ सकते हैं, ठीक है। तो हासमान फलन के बारे में जाना। इसका प्रांत कौन है, r। आप कहेंगे प्रांत r में, पूरे r में, x एक्सिस पे होता है प्रांत, पूरे r में ये क्या है, हासमान है। कभी कभी फलन x² का ग्राफ दिखाता हूं, x² का ग्राफ ये होता है बच्चों, आपने देखा होगा f(x) = x² और f r to r में डिफाइन कर रहे हैं, परिभाषित कर रहे हैं। प्रांत कौन सा हो गया, ये r, ठीक है। अब मैं इसके बारे में कहूं कि साहब ये हासमान कहाँ है और वर्धमान कहाँ है, तो बच्चे कहेंगे सर नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए तो हासमान है और पॉजिटिव रियल नंबर्स के लिए वर्धमान है। देखिए ये यहाँ तक गिर रहा है, ये 0 तक, तो माइनस अनंत से 0 के बीच में क्या है, ये गिर रहा है, इनको बोलते हैं r-। तो r- में हासमान है, ठीक है, लेकिन r+ ये आगे 0 से अनंत तक की संख्याओं को बोलते हैं धनात्मक वास्तविक संख्याएं। बात होगी प्रांत में, तो प्रांत को दो भागों में बांट दिया बच्चों, ऋणात्मक वास्तविक संख्याएं और धनात्मक वास्तविक संख्याएं। तो धनात्मक वास्तविक संख्याएं मतलब r+ में क्या हो गया, फलन ऊपर चढ़ रहा है तो बोल देंगे बच्चे वर्धमान है, r+ में वर्धमान। अच्छा बच्चों, इसको r में क्या बोला जाएगा वो जरा देख लें। r मतलब पूरे प्रांत में न हासमान है और न ही वर्धमान है बच्चों। क्यों, देखिए अगर किसी प्रांत में फलन दो प्रकार का बिहेवियर दिखा दे, मतलब कि वो हासमान भी हो जाए और वर्धमान भी हो जाए, तो न तो हासमान बोला जाता है न ही वर्धमान बोला जाता है। अगर मैं r में बात करूं तो r क्या होता है, माइनस अनंत से अनंत के बीच की वास्तविक संख्या है। तो माइनस अनंत ये रहा और अनंत ये रहा, इनके बीच में आधी दूरी में तो गिर रहा है यानी हासमान है और आधी दूरी में वर्धमान है। तो r में न तो हासमान बोला जाएगा और न ही वर्धमान बोला जाएगा फलन को बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। तो इसको हासमान बताएंगे तो जितनी दूरी में हासमान है उस अंतराल में बताना होगा और जितनी दूरी में वर्धमान है उस अंतराल को बच्चों को बताना होगा बच्चों। तो समझ गए होंगे। अच्छा, एक एग्जाम्पल और लेंगे आगे चलकर। देखिए यहाँ पर देखिए f(x) = -x गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए x1, ये x2। अब बताइए यहाँ पे भी आपकी कंडीशन फुलफिल हो गई। x1 से बड़ा है x2 मुझे दिखाई दे रहा है, आपको भी दिखाई दे रहा होगा। मान x एक्सिस पे इस तरह से बढ़ेंगे तो x1 से आगे x2 है तो बड़ा ही है। इंप्लाइज दैट x1 का प्रतिबिंब fx1 और x2 का प्रतिबिंब fx2।
देख रहे हैं आप? तो बताइए आप क्या कहेंगे, fx1 बड़ा या बराबर है किससे, fx2 से। ये कंडीशन आपकी फुलफिल हो गई बच्चों। तो आप समझ गए होंगे कि ये किसकी कंडीशन है, ये हासमान यानी कि एक दिष्ट हासमान यानी कि मोनोटोनिक डिक्रीजिंग फंक्शन, एक ही बात है, ये उसकी कंडीशन है। तो यहाँ पर ये क्या होना चाहिए, फलन हासमान। कहाँ पर, पूरे प्रांत में। देखो माइनस अनंत से अनंत तक हर जगह पे, यहाँ पे भी गिर, यहाँ देख लो, यहाँ देख लो, यहाँ पूरी एक्स एक्सिस पे देख लो, हर जगह गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। तो आप क्या कहेंगे, प्रांत आर, आर इसका प्रांत है, प्रांत आर में दिया गया फलन fx हासमान है। अब एक कंडीशन और लेते हैं, साइन एक्स की बात करते हैं जरा। साइन एक्स का ग्राफ देखो, ये ऊपर से ये इस तरह से जाता है, ये 0, ये आपका π/2 और ये आपका पाई और ये आपका 3π/2 और ये आपका 2π और ये पीछे भी इसी तरह से जाता है। छोड़िए, हम इतनी दूरी में बात करेंगे। मैं कहूँगा जब x बिलोंग करे 0 to π/2, इस अंतराल में 0 से π/2 के मध्य में फलन वर्धमान है, ऊपर जा रहा है, और π/2 से वर्धमान, यहां तो हो गया वर्धमान, और मैं कहूं π/2 से पाई के मध्य में कैसा कर रहा है, x बिलोंग करे यहां इस अंतराल में, तो आप कहेंगे हासमान है। लेकिन बच्चों यहां पर एक महत्वपूर्ण बात यह है, अगर मैं 0 से पाई के बीच में आपसे पूछूं कि 0 से पाई अगर x बिलोंग करता है तो फलन न वर्धमान है, न तो वर्धमान है और न ही हासमान। क्यों ऐसा हुआ? देखो 0 से पाई के बीच में, 0 से पाई तक फलन ने दो बिहेवियर दिखा दिए। वो वर्धमान हुआ आधी दूरी में और आधी दूरी में हासमान हुआ। अगर फलन किसी दूरी में, किसी अंतराल में दोनों बिहेवियर दिखाए तो उस दूरी पर उसको न तो वर्धमान कहा जाता है न ही हासमान। तो उसको टुकड़ों में, अंतरालों में वर्धमान या हासमान बताया जाता है। तो बच्चों आपने जो फलनों के वर्गीकरण हैं आज अच्छी तरीके से सीख लिए होंगे मुझे लगता है। अब फलनों के प्रकारों के बारे में हम आगे जाकर बात करेंगे कि फलन के प्रकार कौन कौन से होते हैं, जैसे एकेकी फलन, आच्छादक फलन, अंतरछेपी फलन, बहुएकी फलन, और उसके बाद हम 1.2 जो प्रश्नावली है उसके हल प्राप्त करेंगे। तो अगली क्लास में हम देखेंगे कि फलनों के क्या प्रकार होते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।